हाँ तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला है क्लास 10th का। ये आपको केमिस्ट्री है, हाई स्कूल यानी रसायन शास्त्र, जो लिखा है सिन्हा, मतलब सिंह सिन्हा ओझा। इसका आपको क्लास 10th यानी मैट्रिक एग्जाम में दीजिएगा एग्जाम, ये आपको इससे आपको पक्का ही 27 नंबर आने वाला है। 27 से 28 यानी एवरेज 30 नंबर मान लीजिए, ये आपको एग्जाम में देके जाएगा। देखिए इसमें आपको थ्योरी पहले बताएंगे, उसके बाद थ्योरी बता के उसके बाद लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा इस पार्ट का, ये सभी प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला पार्ट आपको रहेगा कची, पूरा थ्योरी समझाएंगे, समझ गया ना? पूरा थ्योरी समझाएंगे, पूरा वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा। देखिए एक एक पॉइंट बताएंगे जो आपको छूटना ना चाहिए, तो पूरा पॉइंट आपको समझना है। आप वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों लोगों से शेयर कीजिएगा कि एक एक पॉइंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक महीना के अंदर में आपको सब ये फिजिक्स या केमिस्ट्री का आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद आएगा फिजिक्स, उसके बाद आएगा बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना बात कर। देखिए स्टार्ट है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन के। रासायनिक मतलब होता है केमिकल, और अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन एवं समीकरण, इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाला है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, है कि ना? तो देखिए इधर से स्टार्ट करके हमारे दैनिक जीवन में, यानी हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ होते रहता है कि ना। हम सब भर दिन में कुछ भी ना कुछ काम करते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं दूध से दही का जम जाना, यानी दूध होता है, वो दही में जम जाता है। किसके कारण होता है? यह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है, समझ गया कि ना? तो दूध का दही से मतलब दूध से दही जम जाना कैसा है? रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध का फट जाना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी वायु में लोहा का अगर छोड़ देंगे खुला तो जंग लग जाता है। जंग लग जाता है ना, किसके कारण? रासायनिक अभिक्रिया के कारण। इतना समझ आ गया होगा। चावल से भात का बनना ये कैसा है? चावल था पहले, है कि ना, अब बन गया कची भात। देखिए कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हमारे शरीर में जितना भी भोजन का पाचन हो रहा है वो सब कौन सा अभिक्रिया है? केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया है। समझिएगा पॉइंट को। तो इनमें मूल पदार्थ अपने गुण पहचान खो देते हैं ना। अगर ये सब होता है तो अपना पहचान को खो देता है। जैसे आपकी कोई चावल था, है कि ना, चावल का वो भात में कन्वर्ट हो गया, है कि ना, यानी रिएक्शन मतलब बदल गया। बदलना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ये दिमाग में बैठा लिया। कोई भी सामान है, जैसे दूध पहले था दूध और बदल गया कची में, दही में, तो रिएक्शन कर गया, कची कर गया, रिएक्शन। इतना समझ आ गया। अब पढ़ने वाला है कची, देखिए अब पढ़ने वाला है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है? देखो हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करेंगे ना तो अणु का निर्माण कर लेगा। किसका? देखिए बात पॉइंट समझिएगा। दो को परमाणु को हम मिलाएंगे ना, तो जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है, कची है, हाइड्रोजन एक परमाणु है, और उसको हाइड्रोजन जैसे मिला देंगे तो वो अणु का निर्माण कर लेगा। और जब कोई पदार्थ तत्व या यौगिक दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उनका पदार्थों का गुण परमाणु से टूट जाता है। देखिए बात समझिएगा। जब हम किसी परमाणु परस्पर संयोग करेंगे ना परमाणु, तो अणु का निर्माण कर लेगा। और जब कोई पदार्थ तत्व या यौगिक, यौगिक मतलब क्या होता है? दो तीन सामान मिला हुआ सामान, जैसे में यौगिक आपको किसको कह सकते हैं? जैसे मिश्रण ना कहता है उसी को यौगिक। जैसे आप बालू ले लीजिएगा, नमक ले लीजिए, आप बालू मिला लीजिए, उसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। किसी पदार्थ को साथ अगर संयोग करेंगे तब उनका पदार्थ का अणु जो अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। इन्हीं को यानी कहते हैं कची, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एकदम सिंपल में अगर पूछ देगा लघु में तो कैसे लिखना है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखना है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, चाहे क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया? 100% समझ आ गया। अब पढ़ने वाला है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, मतलब दो को पदार्थ है मान चलिए जो भाग लेता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं। जैसे देखो दो को है, देखो हाइड्रोजन है और क्लोरीन, ये दोनों भाग लिया, यानी इसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ये दोनों से जो रिएक्शन करके प्राप्त होगा उसे कथी कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। ये क्या है? प्रतिफल। आई दोनों अभिकारक है, काम क्रिया करने वाला है। समझ आ गया? तो उसी को क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो इधर वाला प्रतिफल हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? अभिकारक। इतना समझ आ गया? तो दो गो पदार्थ आपस में भाग लेगा तब जाके इसे अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। समझ आ गया? इतना समझ आ गया। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, बाकी उतना नहीं समझना है। अब आ जाइए, अब पढ़ेंगे
रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या? देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना अभिकारकों के गुण पहले टूटकर परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन करवाइएगा तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के गुण बदल जाएगा और टूटकर परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। फिर भी वह परमाणु आपस में कथी होता है, फिर से प्रतिफल अणु बना सकते हैं। इस अभिक्रिया प्रक्रिया में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच संबंध टूटते हैं और अभिकारक के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। समझ आएगा ना, यही है क्रिया विधि। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है ना। तो पहला हम पढ़ेंगे, एक बहुत सारी विशेषता होता है रासायनिक अभिक्रिया के, निम्नलिखित विशेषता होता है कि ना। पहला में पढ़ेंगे गैस की उत्पत्ति, यानी पहला रिएक्शन करवाएगा तो गैस भी निकल सकता है। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिनसे गैस उत्पन्न होती है। जैसे आप दानेदार जस्ता ले लीजिएगा कि अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाएगा। समझ जाएगा ना। जैसे आप दानेदार जस्ता ले लीजिएगा, जस्ता ना होता जी, और उसको साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों से कोई से अभिक्रिया करवाइएगा तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा में बात कीजिएगा तो एक परखनली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर, एक परखनली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उनमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होने लगेगा। ये आपको समझ आ गया होगा पहला विशेषता। दूसरा विशेषता में है अवक्षेपण का वर्णना, यानी अवक्षेप का वर्णना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है, एक ठोस। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है अवक्षेप कौन सा पदार्थ है, तो ठोस है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक होकर यानी अलग हो जाता है। कथी हो जाता है, अलग। उदाहरण जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रोजन का विलयन यानी मिलाते हैं, मिलाने पर विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का ही दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। यानी दोनों का मिलाइएगा तो सिल्वर क्लोराइड का ना दही जैसा सफेद अवक्षेपण प्राप्त होगा। समझ आ गया होगा। उसके बाद बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप यानी सफेद अवक्षेप बनता है। यानी तीसरा पढ़ेंगे रंग परिवर्तन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे बात करिएगा पोटेशियम पैरामैग्नेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस अगर निचोड़ कर उसमें मिला देंगे तो बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। समझ आए कि ना, पहला। दूसरा में बात कीजिएगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग धीरे हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा। ये भी याद करना है अच्छा से। अब चौथा पढ़ेंगे ताप में परिवर्तन, यानी ताप में चेंज भी हो सकता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो ताप में भी परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए यदि काली चूना यानी काली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए, कच्ची गिराया जाए, जल यानी वाटर गिरा देंगे तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न निकलेगा, यानी ढेर मात्रा में कच्ची एनर्जी निकलेगा, उष्मा जिसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। अतः यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी कहलाता है। जो उष्मा बढ़ाता है उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। समझिए ना। इससे विपरीत अगर बात कीजिएगा तो एक परखनली में थोड़ा अमोनिया क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एवं जल बनते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। इसे परखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। अतः यह अभिक्रिया उष्माशोषी कहलाता है। जो रिएक्शन कराने के बाद एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगता है उसे क्या कहेगा, उष्माशोषी। जो बढ़ने लगा उसमें उष्माक्षेपी कहलाता है। समझ आ गया। पांचवा पढ़ लेंगे अवस्था में परिवर्तन। देखिए कुछ कुछ ऐसा पदार्थ होता है यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद जो अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे मोमबत्ती को जलना, ये मोमबत्ती पहले जलते रहता है, बड़का को रहता है, धीरे धीरे द्रवित की अवस्था में नीचा गुती गिरने लगता है कि ना। और कुछ भाग वाष्प में भी परिवर्तन हो चला जाता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस या मोम द्रव गैस में परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है और जल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इतना समझ आ गया। अब पढ़ने वाला है रासायनिक समीकरण होता क्या है। अब पढ़ेंगे क्या, रासायनिक समीकरण होता है यानी केमिकल इक्वेशंस। देखिए रासायनिक समीकरण समझाते, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से
उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहलाता है, सॉरी समीकरण कहलाता है। समझ आ गया? इनमें कौन कौन भाग लेगा? रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है, समझ कि नहीं? और संकेत और सूत्रों की सहायता से, समझ गया? देखिए उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस लेते हैं, कौन लेते हैं? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन दोनों का मिश्रण करवाते हैं तो प्रकाश अगर सूर्य के प्रकाश के रखने पर हाइड्रोक्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन एक गैस है प्लस क्लोरीन हम ले लिए, ये दोनों का रिएक्शन करवाएं किसमें? सूर्य के प्रकाश में, तो हमको 2HCl बन गया। समझ गए ना? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, यानी रासायनिक समीकरण आप कैसे लिख सकते हैं, बात पॉइंट के समझिए। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या होता है? रासायनिक समीकरण को लिखने का मतलब समीकरण को लिखने के बहुत सारे नियम है पालन करता है। पहला रूल है अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत एवं अनुसूत्रों के पदों में समीकरण को बाईं ओर से लिखा जाता है। यानी बाईं ओर मतलब ई तरफ से लिखा जाता है, ई तरफ से, समझेंगे? ई तरफ से ऐसे जाएंगे, इसको बाईं तरफ कहते हैं, समझेंगे? ऐसे से लिखते 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 इधर आएंगे। उसके बाद अभिक्रिया के सूत्रों के बीच में धन चिन्ह लगाएंगे। देखिए एजा से लिखेंगे, बीच में कथी लगा देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। समझ आ गया? तीसरा बात करें अभिक्रिया के फलों के उनके संकेत एवं गुणसूत्रों के पदों में समीकरण दाईं ओर लिखा जाता है। यानी जितना भी समीकरण प्राप्त इसको कहाँ लिखेंगे? दाईं ओर। इतना आ गया। उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल, देखिए इसको अभिकारक कहा जाता है, इसको प्रतिफल कहा जाता है, ये भी समझिएगा। तो अभिकारक एवं प्रतिफल गुणसूत्रों की दाईं ओर लिखा जाता है, ये तो बता दिया। प्रतिफलों के सूत्रों की धन चिन्ह दिया जाता है, ये तो बता दिए। पांचवा में बात कीजिएगा अभिकारक एवं प्रतिफलों को तीर चिन्ह लगा दिए, ये दोनों के बीच में कथी रहता है? ये अभिकारक है, आई कथी है? प्रतिफल है। समझ आए कि ना? ये कथी है? प्रतिफल। ये दोनों के बीच में तीर चिन्ह का यूज किया जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा 100%। संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, समझ जाएगी ना? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होगा। यानी अगर इस तरफ 2 है तो इधर तरफ 2 रहने वाला है, समझ जाएगी ना? दोनों तरफ परमाणु संख्या समान होता है, उसी को क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझे? उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाला समीकरण यह है। देखिए हाइड्रोजन है एक तरफ क्लोरीन है, आई दोनों को जब कच करवाएंगे रासायनिक समीकरण से संतुलित करवाएंगे तो मिलेगा क्या? 2HCl। कैसे होता है ये आपको डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, संतुलित कैसे किया जाता है। लेकिन अभी हम इसको पहले अति बता रहे हैं, बेसिक, उसके बाद आपको हम पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। अब पढ़ने वाला है असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या असमान रहेगा, मतलब एक तरफ बढ़ल रहेगा एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, मतलब घट बढ़ होते रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गया? देखिए जैसे H2 है और O2, दोनों को मिला देंगे तो H2O, ई में H2 ज्यादा हो, H2 कम हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। इतना समझिएगा, इसको हम असंतुलित कहते हैं। समझ जाएगी ना? अब इसको हम उसके बाद आ जाते हैं, मेन पॉइंट बताएंगे। आ जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे है। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। देखिए तो पहला है, पहले बताया जा चुका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का बाईं ओर से लेना है। कहां से लेना है? बाईं ओर। जैसे तीर चिन्ह ना है तो इसको अभिक्रिया के प्रतिफल के पहले कच लगाना है, तीर चिन्ह लगाना है, और दाएं ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होती है। अतः रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनावश्यकता के नियम पर आधारित होता है। यानी इसका द्रव्यमान कितना है वह पर निर्भर रहता है। द्रव्यमान को अगर ज्यादा बढ़ गया कम को किया तो उसको बराबर किया जाता है। समझ जाएंगे? उस दोनों को कैसे किया जाएगा? बराबर किया जाएगा। उसके बाद जिससे अनुसार देखिए समान रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न उसका नाश होता है। समझ जाएंगे ना? उसका कोई भी अभिक्रिया करवाएगा तो उसका न तो निर्माण किया जा सकता है न तो उसको नाश होता है। दूसरे शब्द में परमाणु अपनी स्थायी बदल कर अन्य पदार्थ बन जाते हैं। बस इतना समझिए। कोई पदार्थ है जो अपना अवस्था चेंज करके दूसरा में परिवर्तन हो जाता है, बस इतना समझिए। देखिए मेन पॉइंट समझाएंगे।
क्या क्या एग्जाम में आता है वही आपको समझाया जाएगा। जैसे संतुलित करने वाला खास करके वीडियो अलग से आने वाला है, अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। अब बताते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना, यानी सूचना क्या क्या होता है। देखिए किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचना प्राप्त होती है। पहला नंबर, एक में यह अभिकारक, अभिकारक बताए हैं, ये अभिकारक का ये प्रतिफल है, जो हम क्रिया करवा रहे हैं वो अभिकारक है, यानी प्रतिफल है, हमको फल क्या मिलने वाला है। देखिए समझ आ गया होगा। तो यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी देता है, पहला नंबर। दूसरा में यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है। समझ आ गया, दूसरा हो गया। और तीसरा में बात कीजिएगा तो तीसरा में आपको है, तीसरा में यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या को जानकारी देता है। समझ आ गया। चौथा में कहता है यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों की परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। पांचवा की बात कीजिएगा, यह अभिकारक और प्रतिफलों के मेलों के अनुपात की जानकारी देता है। उसके बाद छठा की बात कीजिएगा, छठा में आपको कहता है यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात बताता है। समझ जाएगा ना। सतवां में बात कीजिएगा तो यह गैसीय अभिकारक एवं प्रतिफलों के सापेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। समझ जाएगी ना। इतना आपको समझ आ गया तो पूछ देगा रासायनिक समीकरण के रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना 3, 4, 5 तो आप लिख दीजिएगा, 2, 3 जितना कहेगा उतना आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आप क्वेश्चन पूछ सकता है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, तो आप 3 गुहाई में आपको बता देंगे। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होता है। क्या होता है, समय का बचत होगा, तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे हम हाइड्रोजन के हाइड्रोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन ज्यादा स्थान लगेगा, है कि ना। तो इस तरह में इसको नाइट्रोजन के N लिख देते हैं, N2 H2, हाइड्रोजन के H2 लिख देंगे, है कि ना। कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। समझ गए। तीसरा में है संपूर्ण पूरा दुनिया विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग करता है, यानी सब दुनिया में पूरा वर्ल्ड में हाइड्रोजन के H कहा जाता है, संकेत कहा जाता है, कहूँ चेंज नहीं है। अतः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण को जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, इसीलिए हाइड्रोजन को H लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O लिखा जाता है। समझ गया। बस ये आपको लाभ लिखने का है रासायनिक समीकरण को, तो लिख दीजिएगा लाभ। अब पढ़ने वाला है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। सीमा क्या होता है, देखिए रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। यानी रासायनिक समीकरण को अगर सीमा जानिएगा तो रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव और गैस की जानकारी नहीं हो पाता है। दूसरा की बात कीजिएगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जन की जो भी गैस निकलता है, अवशोषित उष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं होता है। जो कितना हमको निकला है गैस और कितना हमको अवशोषित यानी खपत हो गया, ये आपको जानकारी नहीं मिलने पर, अर्थात समीकरण का जानकारी नहीं होता है, नहीं देता है कि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है। समझ गया। इतना 100% समझ आ गया होगा। तीसरा में बात कीजिएगा तो रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं यानी दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरण की उपस्थिति में आदि में संभव है। समझ आएगी ना। तीसरा में हमको पता ही नहीं चलता है। चौथा की बात कीजिएगा तो यह रासायनिक समीकरण को अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता, यानी वेग यानी वेलोसिटी यानी वजन का कोई जानकारी हमको नहीं दे पाता है। अगला, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण की इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। समझ जाए कि ना। छठा की बात कीजिएगा तो समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया से अभिकारक की वस्तुतः कितनी मात्रा खर्च हुई है तथा प्रतिफल कितना मात्रा की निर्माण हुआ है, ये भी जानकारी हमको नहीं मिलने वाला है। देखिए आप पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोग बनाना, यानी उपयोगी बनाना। क्या क्या हम बना सकते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोग बनाने का प्रयास किया जाता है। पहला में अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी पहले जानेंगे।
अवस्था की जानकारी। अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेत या सूत्रों को ठीक आगे कोष्ठक के ठोस के लिए यानी एस लगा देंगे, यानी ठोस रहेगा जहां एस लगा देंगे यानी द्रव के लिए, आई लगाएंगे कहाँ जहां गैस रहेगा, सॉरी हाँ गैस के लिए गैस के लिए जी लगा देंगे, समझ जाए कि ना, गैस के लिए कची लगा देंगे, जी लगा देंगे, लिखकर किया जाता है। जहां अगर ठोस रहेगा, जहां ठोस रहेगा जहां कच लगाएंगे एस लगा देंगे, एस एस लगा देंगे, और जहां गैस रहेगा जहां जी लगा देंगे, लिखकर किया। इसी प्रकार पदार्थ के जलीय विलयन के लिए इक्वेट अंकित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है यानी CaCO3 यानी कची एस मतलब कची हो गया, एस मतलब हो गया ये ठोस है, क्या है ठोस है, और ठोस है और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है यानी क्या चीज हो गया, गैस हो गया। ये दोनों को रिएक्शन करवाएगा तो CO2 गैस एक निकल जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाएगा। समझ आ गया होगा, 100% समझ आया होगा। तो इसी तरह के अब आप पढ़ेंगे उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित जो भी पदार्थ निकलता है या अवशोषित यानी अंदर जाता है, उष्मा की जानकारी उष्मा रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाती है। यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण की दाईं ओर उष्मा तथा उष्माशोषी के लिए अभिक्रिया के लिए समीकरण की बाईं ओर उष्मा का चिन्ह दिया जाता है। समझ जाए कि नहीं, जैसे ले लेते हैं सी यानी कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों को हम क्या करवाएं, रिएक्शन करवाएं, तो बन गया CO2 बन गया। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस उष्मा निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा उष्मा, क्या हो जाएगा उष्मा क्षेपी। समझ गए। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, और दोनों क्या है गैसें हैं, और गैस को मिलाते हैं तो उष्मा निकलता है, लेकिन 2NO2 ये उष्मा शोषी है, क्या है उष्मा शोषी अभिक्रिया है। समझ गया। अब बताने वाला है क्या मेन पॉइंट, समझिए यहाँ से एक न दो क्वेश्चन आना तय है, इनमें से 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट बताएंगे, 8-10 वो है, ज्यादा नहीं है। देखिए जितना आपको डीपली में पढ़ना उतना नहीं है, डायरेक्टली आपको खाली केवल समझा रहे हैं। पढ़ना है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार के हो सकता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। पहला में संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया किससे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। देखिए अगर दो को पदार्थ मिला दीजिए, चाहे दो को तत्व मिला दीजिए, चाहे दो को यौगिक मिलाइए, कुछ भी मिलाइए, लेकिन नया पदार्थ का निर्माण कर लेगा, उसे ही नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के मूल से बिल्कुल अलग हो जाएगा। समझ गए ना, उसी को क्या कहेंगे, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया होगा। जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को हम मिला दिए, कैसे कर दिए, मिला दिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को हम मिलाए तो हमको मिल गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गया होगा 100%। तो यह है संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया। पहला नंबर आपको समझ आ गया। दूसरा में आपको जानेंगे देखिए दूसरा में जानेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। देखो वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, इसको इंग्लिश में बात कीजिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बन जाते हैं। यानी एक यौगिक को हम तोड़ के डबल बना देंगे, जैसे हम बताएंगे कैसे बनता है। इनमें इनमें जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी पहले के गुण से अवस्था से चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझा देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करवाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटन करवाइएगा तो कैल्शियम के साथ गर्म कीजिएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है। समझ आ गया होगा। देखिए जैसे में इसका भी कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैसी है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिला कैल्शियम ऑक्साइड मिला, क्या प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, गैस है, कची है गैस है। समझ आ गया होगा। अब पढ़ने वाला है, समझ गया। अब पढ़ने वाला है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है। अब क्या पढ़ने वाला है, वैद्युत अपघटन क्या है। कुछ धातुओं को द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपघटित हो जाता है। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन यानी क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। समझ गए, ये मुक्त हो जाता है।
समझ गया। अब पढ़ना देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, मेन पॉइंट समझिए। मेन पढ़ना कथी, एकल विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी अलग हटा दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे जब हम लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं, यानी जब हम कोई लोहा के कांटी लेते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन होता है उसमें हम डालते हैं, तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर तांबा यानी तांबा को विस्थापित अलग कर देता है। जैसे हम लोहा ले लेते हैं, लोहा है और कॉपर सल्फेट है, दोनों को जब हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, फेरिस सल्फाइड बन गया, यानी फेरिस सल्फाइड बन गया। ये कॉपर को हम कथी कर देंगे, अलग कर देता है। इतना आपको 100% समझ आया होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया समझ आ गया होगा। अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं, समझ गए ना। उसे क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक्स वाई है प्लस ए बी, दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो हो जाएगा एक्स चल जाएगा किसके साथ, एक्स चल जाएगा बी के साथ, किसके साथ, बी के साथ, और वाई चल जाएगा ए के साथ, समझिए ना। इस तरह के मतलब उल्टा एक्स के साथ बी हो जाएगा और वाई के साथ ए हो जाएगा, आप प्लस कर देंगे उस तरफ। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको समझा देते एक दो। पहला में देखिए सिल्वर का चीज है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड डालते हैं तब कथी बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। और सिल्वर क्लोराइड सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, यानी सफेद उजला में प्राप्त होता है। जैसे में ये सोडियम क्लोराइड ले लिए, कथी ले लिए, सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद चांदी है, कची है यानी सिल्वर, इसको दोनों के हम रिएक्शन करवाए, कची हो गया, रिएक्शन करवाए यानी सिल्वर नाइट्रेट है, कथी है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों को हम रिएक्शन करवाए तो हमको क्या मिल गया, ये क्या मिला, बताए थे क्या मिला है, ये मिल गया कथी, सिल्वर क्लोराइड मिल गया। कथी मिल गया, एजी मतलब सिल्वर, सी मतलब क्लोराइड, तो एजी मतलब AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड प्लस प्लस सोडियम नाइट्रेट यानी सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। इतना समझ आ गया होगा 100%। चलिए आप पढ़ने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है 6 पॉइंट में। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाती है, यानी पृथक मतलब अलग हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। पृथक होने वाली ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाती है, जो अलग होगा वो अवक्षेप कहलाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, समझ ये दोनों का हम रिएक्शन करवाएंगे तो AgCl से मिलवे करेगा, यानी सिल्वर क्लोराइड से मिलवे करेगा, अब प्लस Na यानी सोडियम नाइट्रेट हमको कच हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, अवक्षेप है, समझ आ गया होगा। अगला पढ़ने वाला पॉइंट, उदासीन अभिक्रिया क्या होता है। उदासीन अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं, उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण यह है, जैसे अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है, आई क्या है, भस्म है, ये दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमको लवण यानी NaCl क्या है, लवण है, यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण जो जल में घुल जाता है, प्लस H2O जल हमको प्राप्त हो जाता है। इतना समझ आ गया होगा, एगो पॉइंट लिख जैसे लिखिए काफी है। अगला पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाला है, अगला पढ़ने वाला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। क्या होगा, प्रकाश होगा तो जब घटित होने लगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में बात कर लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिश्रण के अंधेरे में रखने पर उनके बीच अभिक्रिया नहीं होता है। अंधेरा में रखिएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, किंतु उस मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर वह परस्पर संयोग करके यानी मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है।
देखते हैं क्या कैसे बनाता है, समझ जाए कि ना। जैसे मान लीजिए जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन, दोनों को हम अंधेरा में रखेंगे तो कोई रिएक्शन न करेगा, लेकिन हम जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। इतना समझ आ गया। आगे पढ़ने वाला है मेन पॉइंट, ऑक्सीकरण क्या है। क्या है ऑक्सीकरण, होता क्या है। तो देखो ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण का है, बात एक ही है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया वह है एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। देखो ऑक्सीकरण को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, समझ आया कि ना। इतना आपको 100% समझ आ गया होगा। अब ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ने वाला। देखिए ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। देखिए ऑक्सीकरण फिर से समझा देते हैं। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, समझ आए ना। जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को हम मिला दिए तो कथी हो गया, गैस बन जाती है, समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गया। आगे हम पढ़ रहे हम दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव, यानी हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव है। देखिए भोजन का पहले नंबर पचना, कैसे पचता है। डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ फूड, हमारे भोजन चावल आलू ब्रेड आदि ये सब खाते रहते हैं, है ना। तो मुख्यतः यह कार्बोहाइड्रेट रहता है इसमें। जितना में कथी रहता है, चावल खाइए चाहे आलू खाइए चाहे ब्रेड खाइए, सब में कथी है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। पाचन की क्रिया के क्रम में यह स्टार्च यानी पॉलीसेकेराइड अपघटित होकर, यानी जब अंदर जाता है शरीर पेट में यानी स्टमक में, तो यह अपघटित होकर यानी टूटकर अपघटित होकर ग्लूकोज बना लेता है। कच्ची बनाता है ग्लूकोज, जो हमारे शरीर के कोशिकाओं यानी सेल्स में उपस्थित ऑक्सीजन यानी शोषण से प्राप्त यानी यहाँ सांस लेते हैं द्वारा ऑक्सीकृत होकर यानी ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीकृत हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है शरीर से, और बाद वह ऊर्जा जो बनता है जो हमारे शरीर के लिए ताप को कज करता है, नियंत्रण करते रहता है एवं हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त करता है। यही जो भोजन खाते हैं वही, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाएगा हमारे नाक द्वारा, मुंह द्वारा, कुछ द्वारा, और बाद बच गया जो कच होगा हमारा एनर्जी ताकत देते रहेगा। जैसे में ग्लूकोज है, ग्लूकोज के सूत्र है C6H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन मिला देंगे तो क्या बन गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा हमको बच गया जो शरीर के अंदर रहेगा। ये क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के चला जाएगा। ये हमको जल है जो शरीर में बनेगा वो हमको ताप को कंट्रोल करेगा, ऊर्जा हमको एनर्जी बल देगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगर भोजन का दुर्गंध होना, यानी भोजन दुर्गंध क्यों देता है। तो हम जानते हैं कि ताजे भोजन का गंध एवं स्वाद अच्छा लगता है, यानी प्रिय अच्छा लगता है ना। यही भोजन जब खुली वायु में छोड़ देंगे यानी हवा में छोड़ देंगे, जैसे खाना पका के छोड़ देंगे तो लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगता है, यानी गंध की महकने लगता है। इसे बासी भोजन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, बासी। इसके गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाता है ना। उसके बाद भोजन के अप्रिय होने का कारण क्या है ना, क्योंकि भोजन में उपस्थित वासा और तेल होता है, काफी मात्रा में होता है ना। वासा और तेल ये दोनों मात्रा में ज्यादा रहता है। इसके बाद वायु की ऑक्सीकृत मतलब वायु आता है और उसमें मिल जाता है, मिलने के बाद उसमें गंध एवं स्वाद अप्रिय कर देता है, समझ गए। उसके बाद कुछ उपयोगों द्वारा भोजन को दूषित या अप्रिय होने का रोक कैसे कर सकते हैं, यानी अब रोकना है कि हमको अब दूषित भोजन से कैसे रोक सकते हैं, जो दूषित खाना सब रोकना चाहिए। देखिए खाना को अगर दूषित होने से पहला नंबर रोकना है तो पहला नंबर वायुयुक्त यानी जहां आपको वायु न जाने वाला जगह को बनाना। जैसे अब खाना बनाया है ना उसको झांक कर रखिए। पहला नंबर वायु युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार की पदार्थ यानी सिट्रिक अम्ल या लेसिथिन जैसे एंटी ऑक्सीडेंट कहते हैं, मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण यानी रुक जाता है। यानी देखिए अगर सिट्रिक अम्ल है ना, यानी सिट्रिक अम्ल आप मिला दीजिएगा तो आपको भोजन कैसे हो जाएगा, न महकेगा न खराब हो सकता है, समझ गया। अगला है घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख कर भी उसको ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है, यानी ऑक्सीजन जाता है उसको कम किया जा सकता है। यानी
महकने से, गंदगी देने से, बदबू देने से उसको बचाया जा सकता है। अगला, भोजन के वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण कम किया जा सकता है, यानी इसको झांक कर भी किया जा सकता है। कच्ची पढ़ने वाला, संरक्षण क्या होता है? कच्ची तीसरा में संरक्षण। संरक्षण प्रकृति में होने वाला एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, जिसका विस्तृत विवरण धातु और अधातु के अंतर्गत आगे दिया गया है। समझ ना? दहन की क्रिया क्या है? हमारे दैनिक जीवन में दहन एक कई क्रिया दिखाती है, जैसे जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, किरोसिन तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि, ये सब दहन का कच्ची है उदाहरण है। इन सभी पदार्थों के जलने में ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया होती है। समझ गया? अब पढ़ने वाला है कच्ची, दहन और ज्वाला क्या होता है? तो दहन, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जलने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। बस, कोई भी पदार्थ को हम जला रहे हैं तो ऑक्सीजन में जलने पर वह उष्मा और प्रकाश दोनों अगर उत्पन्न निकलने लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? दहन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं, उदाहरण, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसे उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। समझे? तो इसे हम क्या कहेंगे? दहन कर सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को हम रिएक्शन करवा देंगे तो CO2, CO2 में कभी उष्मा निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगा। समझिएगा? एक एक देखो, बात रहा, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं है ना, कुछ ऐसे पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर आदि, बालू, ये सब पदार्थ अदहनशील है। कच्ची है अदहनशील, जो पदार्थ नहीं जलता है वो अदहनशील पदार्थ है। अगला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब हम क्या कर सकते हैं? यदि दहन की क्रिया प्राय वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव है। कच्ची है संभव है। एक पहला में मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है। इस प्रक्रिया में उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये दोनों का हम जब रिएक्शन करवाएंगे, यानी बनाएंगे रिएक्शन जलाकर, तो Mg3 और Na यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस उष्मा और प्रकाश दोनों दे देगा। समझ आ गया होगा 100%। अब पढ़ने वाला है दहन के लिए आवश्यक शर्त है। दहन के लिए आवश्यक, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्त होते हैं। पहला में दहनशील पदार्थ की उपस्थित होना चाहिए, दूसरा में दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थित होना चाहिए, और बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। समझ जाएगा ना? तो पहला पढ़ेंगे दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में हम अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर जानते हैं कि यदि बालू, ईंट और शीशा और मिट्टी, पत्थर आदि को जलाने को प्रयास किया जाए तो ये जल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अदहनशील पदार्थ है। पेट्रोल, स्पिरिट, कागज, पुआल, किरोसिन तेल आदि को जलाने से वे आसानी से जल जाते हैं ना, क्योंकि वे पदार्थ दहनशील है। कैसा है? दहनशील। अतः किसी पदार्थ को, दूसरा में पढ़ने वाला है दहन के पोषक पदार्थ, यानी हवा, ऑक्सीजन आदि की उपस्थिति में। अगर कमरे में यदि मोमबत्ती को जलता हुआ छोड़ दिया जाए तो वह जलती हुई रहती है, किंतु शीशे के एक बर्तन के से ढक दिया जाए देने पर वह थोड़ी देर के बाद कच्चा हो जाता है, बुझ जाता है। इसका कारण यह है कि ढके देने से उसे जलने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है उसका अंदर। अतः दहन की क्रिया के लिए हवा और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हवा को हटाने का पोषक कहलाता है, यानी जो भी हवा को दहन का पोषक कहलाता है। अगला है लैंप के शीशे की ऊपरी शीशा खुले अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ललटेन में अनेक छिद्र बने होते हैं ताकि बत्ती को जलने के लिए पर्याप्त हवा मिल सके। जलती हुई संठी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे एक गैस जार में ले जाने पर संठी बुझ जाती है। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस दहन का अवशोषक यानी नहीं काम करने देता है। ज्वलन ताप की प्राप्ति, सभी पदार्थ एक ही ताप पर जलना प्रारंभ नहीं करते हैं। कोई ज्यादा टेम्परेचर लेता है, कोई कम लेता है, बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थ अलग अलग ताप पर जलते हैं। प्रत्येक दहनशील पदार्थ के लिए एक ऐसा विशिष्ट ताप होता है जिस पर वह पदार्थ जलना शुरू होता है। उस ताप का उस पदार्थ के ज्वलन ताप कहते हैं।
जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ होता है, कितना भी अगर 10 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री, तो कितना टेम्परेचर पर, उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। समझ गया 100%। देखिए अब बताने वाला है मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला पढ़ने वाला। देखिए मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। कच्ची के बना होता है, मोम के बने होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन से जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे हम मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। यह पीला एवं प्रकाशनामा होता है। ज्वाला का रंग पीला होने का कारण यह है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम का दहन पूर्णतः नहीं हो पाता है। जिससे जिससे क्या होगा, जिससे कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। समझ आएगी ना। देखिए अब पढ़ने वाला है मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 बनावट होता है। क्या बनावट? 3 बनावट। पहला नंबर केंद्रीय मंडल। समझ जाएगा ना, केंद्रीय मंडल जानेंगे, सेंट्रल जोन। यह नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, जिससे बिना जले हुए मोम के वाष्प में बदल जाता है। यह बत्ती को घिरे रहता है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होता है क्योंकि यह वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है, इसलिए इसे धागा को अदहनशील क्षेत्र भी कहा जाता है। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलती है। दूसरा में बात कीजिएगा प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म यानी छोटा कण उपस्थित रहता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, जिससे इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। इसमें ज्वाला का ताप मृदुल रहता है। तीसरा की बात कीजिएगा तो प्रकाशहीन मंडल। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होता है, नहीं पहुंचता है ऑक्सीजन। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। अब देखिए अब पढ़ने वाला है का द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसको एलपीजी का फुल फॉर्म पूछिएगा तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। देखिए पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, यानी प्रोपेन मतलब C3 और H8। अब मीथेन का एथेन का सूत्र होता है, सॉरी मीथेन का CH4 होता है। एथेन के सूत्र है C2 और H6 का मिश्रण है। एलपीजी में इतना गैस का मिश्रण है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, तीनों गैस का मिश्रण। लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए पेट्रोलियम गैस का उत्तम ईंधन है। दाब बढ़ाने पर यह तीनों गैस आसानी से द्रवित हो जाते हैं, द्रव में चेंज हो जाता है। इस द्रव को द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस कहते हैं। यह खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इतने समझिए। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ये जो है लास्ट, ज़्यादा आपको समझना नहीं है। इतना वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना दोस्तों लोगों को कर सकते हैं शेयर। देखने के लिए थैंक्स। इसको सेकेंड वीडियो आने वाला है, पहले ऑब्जेक्टिव और बाद लघु दीर्घ, लघु आएगा और दीर्घ दोनों जोड़ आएगा। तो वीडियो जितना हो सके शेयर कर सकते हैं।